नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत करते हैं आज की सबसे शानदार, सबसे जानदार तस्वीरों से। इस वक्त पूरे देश में जश्न का माहौल है। जश्न है चैंपियंस की घर वापसी का, जश्न है विश्व विजेता बनने का, जश्न है क्रिकेट टीम के चैंपियंस के स्वागत का। T20 वर्ल्ड कप जीतकर घर लौटी टीम इंडिया का देश इस्तकबाल कर रहा है। जबरदस्त माहौल है और सबसे बड़ा नज़ारा देखने को मिल रहा है मुंबई में। मुंबई शहर थम गया है, लाखों लोग सड़कों पर हैं। आज सुबह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट टीम का स्वागत किया था और शाम को मुंबई में विजेताओं का जबरदस्त सम्मान हुआ। विश्व विजेता टीम वानखेड़े स्टेडियम पहुंच चुकी है। स्टेडियम क्रिकेट के फैंस से खचाखच भरा हुआ है। 45,000 लोग इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, लेकिन स्टेडियम के बाहर लाखों लोग जमा हैं। इस वक्त मुंबई में मेरीन ड्राइव पर सिर्फ तिरंगा और टीम इंडिया की ब्लू जर्सी दिखाई दे रही है। आज हर हिंदुस्तानी खुद को विजेता महसूस कर रहा है और ये गर्व महसूस करने के लिए टीम इंडिया को बार बार शुक्रिया कह रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को BCCI की तरफ से 125 करोड़ रुपए की राशि का चेक सौंपा जाएगा। मेरीन ड्राइव पर अब से थोड़ी देर पहले लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि समंदर के बगल में क्रिकेट फैंस का समंदर नजर आने लगा। जहां तक नजर जाती थी, हर तरफ क्रिकेट फैंस नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा की सेनाओं को सलाम करने के लिए लाखों लोगों का विराट जन समूह मौजूद था। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। 2007 के बाद पहला मौका है विश्व कप विजेता टीम के प्रति लोगों में ऐसी दीवानगी देखने को मिली। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। तब भी मुंबई में लगभग इसी तरह का नज़ारा दिखा था। लेकिन आज जो जोश है, आज जो उत्साह है, आज जो सेलिब्रेशन है, वो कमाल का है। उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोहित शर्मा की टीम को मुबारकबाद देने, जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जब ये टीम मुंबई एयरपोर्ट से नरीमन पॉइंट पहुंची, जहां से विक्ट्री लैप की शुरुआत होनी थी, टीम इंडिया के खिलाड़ी बस की छत पर सवार हुए तो इंडिया इंडिया के नारों से पूरा एरिया गूंज उठा। विश्व विजेता टीम 16 घंटों का सफर करके दिल्ली पहुंची। दिल्ली के हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी खिलाड़ियों के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं दिखाई दिया। लाखों फैंस को चारों तरफ देखकर पूरी टीम उत्साह से भर गई और टीम को देखकर वहां मौजूद हजारों लोग जोश से भर गए। टीम इंडिया को शाम 4 बजे मुंबई पहुंचना था। 5 बजे बस में सवार होकर नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक जाना था, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ। टीम एयरपोर्ट से करीब 7 बजे निकली। नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन आज लाखों फैंस के बीच इस 2 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में टीम इंडिया की बस को 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। ये पल पूरे देश के लिए भावुक क्षण है। हर कोई खिलाड़ियों के साथ साथ उस ट्रॉफी को देखना चाहता है जिससे हमारे खिलाड़ी जीत कर लाए। वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी है, चैंपियंस की ये ट्रॉफी है और खिलाड़ियों के लिए ट्रॉफी कितनी खास है यह देखने को मिला। जिस तक रोहित शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो बाकी लोग तो सेलिब्रेशन जुट गए, लेकिन रोहित शर्मा टिश्यू पेपर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को साफ करते नजर आए। रोहित किसी भी तरह ट्रॉफी की चमक को कम नहीं होने देना चाहते। मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का प्लेन लैंड होते ही उन्हें स्पेशल वेलकम दिया गया। टीम इंडिया को रनवे पर वाटर सैल्यूट दिया गया।
प्लेन जब लैंड हो रहा था तो एक गाड़ी उसे रनवे पर एस्कॉर्ट कर रही थी। गाड़ी के ऊपर एक शख्स तिरंगा झंडा लहरा रहा था। इंडियन टीम के लिए ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था। बारबेडोस में टीम इंडिया तूफान की वजह से अटक गई थी। स्पेशल चार्टर फ्लाइट आज सुबह दिल्ली पहुंची। सुबह 6 बजे टीम एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड की। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लंबे समय से अपनी धरती को चूमने का इंतजार था। बारबेडोस में आए तूफान की वजह से घर लौटने में देरी हुई, लेकिन दिल्ली में जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, विश्व विजेताओं के चेहरे चमक उठे। प्लेयर्स को लंबे वक्त से इंतजार था अपनी धरती पर कदम रखने का। गले में मेडल पहने खिलाड़ी फ्लाइट से बाहर आए। एयरपोर्ट के अंदर ही खिलाड़ियों के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई थी। जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर बाहर निकले, एयरपोर्ट में तैनात कर्मचारियों ने तालियां बजाकर वर्ल्ड चैंपियंस का वेलकम किया। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कैप्टन रोहित शर्मा का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही रोहित शर्मा ने केक भी काटा। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस रात से ही जुटना शुरू हो गए थे, हाथ में अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स के प्लेकार्ड लेकर, तिरंगे झंडे लेकर। फैंस बारिश के बावजूद वर्ल्ड चैंपियंस की झलक देखने के लिए जमे रहे। फैंस का जोश हाई था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। पिछले 13 साल से फैंस को इस लम्हे का इंतजार था। रोहित जब ट्रॉफी हाथ में उठाए हुए बाहर आए तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। हर खिलाड़ी को फैंस ने बार बार चीयर किया। टीम इंडिया के हर प्लेयर के लिए यह पल यादगार बन गया और वो भी इसे कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। विराट कोहली, मोहम्मद सिराज अपने मोबाइल में वीडियो बनाते हुए नजर आए। फैंस के स्वागत से रोहित शर्मा भी इमोशनल हो गए। एयरपोर्ट से होटल के रास्ते पर सड़क के दोनों ओर जमा फैंस को उन्होंने निराश नहीं किया। बस के अंदर से ही उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लोगों को दिखाई और जब टीम आईटीसी मौर्या पहुंची तो स्वागत ढोल और भंगड़े से हुआ। बस से उतरकर रोहित भी जोश में दिखे और अपनी खुशी का इजहार उन्होंने डांस करके किया। 16 घंटे की लंबी फ्लाइट की थकान खिलाड़ियों के जोश को कम नहीं कर पाई। रोहित के बाद जीत का जश्न टीम इंडिया के कुछ और खिलाड़ियों ने भी डांस करके मनाया। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत मस्ती के मूड में नजर आए। वर्ल्ड कप फाइनल में मैच का रुख बदलने वाला डेविड मिलर का कैच लेने वाले सूर्य कुमार यादव का मूड तो आज देखने वाला था। होटल पहुंचकर उन्होंने ढोल के थाप पर जमकर डांस किया। ऋषभ पंत के लिए भी यह विश्व कप यादगार रहा। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद टीम इंडिया में वापसी सीधे वर्ल्ड कप से हुई। ऋषभ ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत ने भी अपनी खुशी का इजहार ढोल पर थिरक कर किया। एयरपोर्ट से होटल के पूरे रास्ते फैंस ने वर्ल्ड चैंपियन का स्वागत किया। होटल के अंदर भी उनके वेलकम का पूरा इंतजाम था। होटल की लॉबी में भी टीम इंडिया के चाहने वालों की भीड़ थी। होटल की तरफ से केक बनवाया गया। हालांकि खिलाड़ी थके हुए थे, शेड्यूल टाइट था। इसके बावजूद विराट कोहली,
और हार्दिक पांड्या ने केक काटा। टीम के बाकी खिलाड़ियों ने फैंस के साथ सेल्फी खींची। जीत के बाद एयर इंडिया की जिस फ्लाइट में चैंपियन सवार थे उसका नंबर भी स्पेशल था। इस फ्लाइट को नंबर दिया गया था AIC 24WC, यानी एयर इंडिया चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप। वर्ल्ड चैंपियन का एक्साइटमेंट तो फ्लाइट से ही शुरू हो गया था। कुछ तस्वीरें फ्लाइट की भी हैं जो आपको दिखा देता हूं। फ्लाइट में खिलाड़ियों ने अपने इमोशन का खुलकर इजहार किया, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। दिल्ली पहुंचने के बाद रोहित शर्मा पूरी टीम और कोच राहुल द्रविड़ के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेताओं का इंतजार कर रहे थे। मोदी ने पूरी टीम को जीत की बधाई दी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ने पूरे एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री के साथ शेयर किए। इस मुलाकात में BCCI सेक्रेटरी जय शाह और अध्यक्ष रॉजर बिन्नी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री को चैंपियंस वाली जर्सी भेंट की गई। सत्रह साल के बाद T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर भारत लौटा है, इसलिए जश्न तो बनता है, जबरदस्त सेलिब्रेशन तो बनता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मैंने 29 जून को यह फाइनल देखा था। धड़कने रोकने वाला मैच था। आखिरी वक्त तक जबरदस्त रोमांच था। साउथ अफ्रीका को 30 गेंद में 30 रन बनाने थे और दुनिया के दो बड़े प्लेयर बैटिंग कर रहे थे। सबकी सांसें थम चुकी थी क्योंकि T20 में 30 गेंदों में 30 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमारे बॉलर्स ने, जसप्रीत बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने कैसे हवा का रुख बदल दिया, इस पर यकीन ही नहीं हुआ। और फिर मैदान में तिरंगा गाड़ दिया। पूरी सीरीज में हमारी टीम ने सारे मैच जीते। हर फील्ड में बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, जबरदस्त प्रदर्शन किया और सब मिलकर एक टीम की तरह खेले। यह कारनामा वाकई में इसलिए संभव हुआ क्योंकि टीम में हर प्लेयर ने परफॉर्म किया। खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था, सही रणनीति थी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर क्षेत्र में हमारे प्लेयर्स ने पूरी जान लगा दी। जीत का जज्बा मन में था। इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी को गर्व का मौका मिला और इसके लिए हम सबको पूरी टीम इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा जैसे खिलाड़ियों ने टीम में जो जोश भरा है, जीत की जो ललक जगाई है, जसप्रीत बुमराह ने जो किया है, वो हमेशा याद रहेगा और क्रिकेट के मैदान में तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा। अब चलते हैं सियासत के मैदान में। सियासत की बड़ी खबर। आज राहुल गांधी एक बार फिर अग्निवीर को लेकर विवाद में पड़ गए। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि शहीद अजय सिंह के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। भारतीय सेना ने इस बात का खंडन किया, इस आरोप को गलत बताया। आर्मी ने एक बयान जारी करके कहा कि शहीद अग्निवीर के परिवार को अब तक करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 2 दिन पहले लोकसभा में भी राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था कि सरकार अग्निवीर योजना को लेकर गलत बयानी कर रही है। राहुल ने कहा था कि अग्निवीर को न शहीद का दर्जा मिलता है, न पेंशन मिलती है, न कोई कॉम्पनसेशन मिलता है। और सबूत के तौर पर राहुल गांधी ने पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय सिंह का उदाहरण दिया। कहा वो अजय सिंह के परिवार से मिले थे और परिवार ने बताया उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी वक्त सदन में खड़े होकर राहुल को सदन को गुमराह करने को लेकर टोका। रक्षा मंत्री ने कहा अगर कोई अग्निवीर सेना के ऑपरेशन में या सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर राजनाथ सिंह पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिता का वीडियो लगाया, जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिला। इस वीडियो का रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब
झूठ बोलने के लिए रक्षा मंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का वीडियो सामने आया, ये बड़ा इशू बन गया। सेना ने बयान जारी किया, पूरी बात बताई। सेना की तरफ से कहा गया कि शहीद अग्निवीर के परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके अलावा अभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद करीब 67 लाख रुपए और दिए जाएंगे। फौज ने कहा यह कहना ठीक नहीं है कि रक्षा मंत्री ने लोकसभा में गलत बयानी की। अब सवाल है कि इस मामले का सच क्या है? क्या वाकई में शहीद के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला या 1 करोड़ मिले? क्या रक्षा मंत्री ने झूठ बोला या फिर हमारी आर्मी ने जो बताया वो सच है? क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला या रक्षा मंत्री ने जो बताया वो ठीक है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा। हालांकि मैं समझता हूं कि एक शहीद के बलिदान का कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले के परिवार की जितनी भी मदद की जाए वो कम है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बलिदान है। लेकिन विवाद हुआ है तो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। मेरे पास वो दस्तावेज हैं जिनसे साबित होता है कि शहीद अजय सिंह के परिवार के अकाउंट में कब और कितनी राशि ट्रांसफर की गई। इसके अलावा आपको यह भी दिखाऊंगा कि शहीद के परिवार वालों ने मुआवजे को लेकर क्या बताया, उन्हें कितना कॉम्पनसेशन मिला। लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी का वो पूरा वीडियो दिखाता हूं जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, जिसमें राहुल गांधी ने शहीद अजय सिंह के पिता के वीडियो को दिखाकर राजनाथ सिंह पर इल्जाम लगाया। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहा, सदन दे बैठा हंगामा कर रहा भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। इस वीडियो में जिस व्यक्ति का बयान राहुल गांधी ने दिखाया वो हैं चरणजीत सिंह, अग्निवीर अजय सिंह के पिता। चरणजीत सिंह लुधियाना में रामगढ़ सरदारा गांव के रहने वाले हैं। चरणजीत सिंह के बेटे अजय सिंह अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे और इसी साल 18 जनवरी को राजौरी में एक बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी बात को सही और राजनाथ सिंह के बयान को गलत साबित करने के लिए शहीद के पिता को ढाल बनाया, तो फिर सेना की तरफ से एक डिटेल बयान जारी करके पूरी हकीकत सामने रखी गई। आर्मी ने डिटेल में कहा कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह की फैमिली को अब तक 98,39,000 रुपए मिल चुके हैं। 98,39,000 रुपए और 67,30,000 रुपए और दिए जाने बाकी हैं। ये राशि पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद जल्दी से जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। आर्मी की तरफ से बताया गया कि अग्निवीर 18 जनवरी को शहीद हुए थे। उसके बाद 1 महीने से भी कम वक्त में उनके परिवार को लाइफ इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मिल गए थे। 50 लाख की यह रकम 13 फरवरी को अजय सिंह की मां मंजीत कौर के खाते में क्रेडिट हुई थी। इसके बाद 10 जून को आर्मी की अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 48,39,000 रुपए भी अजय सिंह की मां के खाते में क्रेडिट हो गए थे। इस तरह कुल मिलाकर
98,39,39,000 रुपए की कुल राशि शहीद के परिवार को मिल चुकी है। आर्मी ने अपने बयान में जो जानकारी दी है उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मेरे पास में है। जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसके मुताबिक 18 जनवरी को अग्निवीर अजय सिंह की शहादत के बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी ने उनकी मां मंजीत कौर को 13 फरवरी को 50 लाख रुपए की पेमेंट की थी। इस पॉलिसी की पेमेंट के लिए शहीद अजय सिंह की फैमिली की तरफ से 24 जनवरी 2024 को क्लेम दाखिल किया गया था। 12 फरवरी को बीमा कंपनी को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे और 13 फरवरी को कंपनी ने बीमा पॉलिसी के अगेंस्ट पेमेंट को अप्रूव कर दिया था। यह बीमा पॉलिसी रक्षा मंत्रालय की अग्निवीर योजना का पार्ट है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है। इसके तहत युद्ध के दौरान या बॉर्डर पर शहीद होने वाले अग्निवीर के नॉमिनी को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा सेना हर अग्निवीर का एक बीमा अलग से भी कराती है। अजय सिंह की फैमिली को सेना की इस बीमा पॉलिसी के 48 लाख रुपए 10 जून को पेमेंट कर दिए गए थे। इसका डॉक्यूमेंट भी सेना ने आज रिलीज किया। यह रकम शहीद अजय सिंह की मां मंजीत कौर के स्टेट बैंक के खाते में ट्रांसफर की गई थी। आर्मी ने यह भी बताया कि अभी अजय सिंह की फैमिली को लगभग 67,30,000 रुपए और भी मिलेंगे। इसमें एक्स ग्रेशिया या एक मुश्त 44 लाख रुपए आर्मी की तरफ से मिलेंगे। आर्मी वेलफेयर फंड से अजय सिंह के परिवार को 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। अजय सिंह की बची हुई सर्विस की सैलरी के पैसे भी उनके परिवार को मिलेंगे और यह रकम करीब 13 लाख रुपए होगी। इसके अलावा सर्विस फंड या सेवा निधि से भी अजय सिंह के परिवार को 2,30,000 की राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर शहीद अग्निवीर अजय सिंह की फैमिली को अभी आर्मी से 67,30,000 रुपए और मिलने बाकी हैं। इस तरह अजय सिंह के परिवार वालों को कुल 1,65,69,000 रुपए की रकम मिलनी है, जिसमें से 98,39,000 दिए जा चुके हैं। सेना ने बता दिया कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को कितना पैसा मिल चुका है। इसके बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने फिर से कहा, अब सरकार शहीद के परिवार को झूठा साबित करना चाहती है। केसी वेणुगोपाल ने कहा वो भी राहुल गांधी के साथ शहीद अजय सिंह के परिवार से मिले थे। फैमिली ने कहा था उन्हें 48 लाख मिले। अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो गलती स्वीकार कर ले, लेकिन शहीद के परिवार को इंसल्ट करना ठीक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि सेना ने सारे फैक्ट्स बता दिए हैं तो वेणुगोपाल ने कहा, क्या शहीद के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं? No. Then who is lying? Matthias family? Matthias family is lying. Where are the ministries? I also went with Rahul Gandhi, that family. They told they got 48 lakhs only. What Rajnath Singh ji told the Lok Sabha? He told 1 crore rupees had been given. This is a discrepancy. Actually, these are all distorting things. You have to admit, maybe government may be fail in some things, but you should at least agree that fail. Instead of that, again you are indirectly criticizing the Matthias family. What is this? Very bad. कुछ लोग शहीद के परिवार को आगे करके राजनीति चमकाना चाहते हैं। वो शहीद के परिवार के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, सेना पर सवाल खड़े करना चाहते हैं। तो सवाल है कि क्या फौज ने जो बताया वो गलत है? इस पूरे मामले में शहीद के परिवार का पक्ष क्या है, ये जानने के लिए हमने अपने संवाददाता पुनीत परिंजा को शहीद अजय सिंह के घर भेजा। घर में अजय सिंह के माता पिता के अलावा 6 बेटियां हैं। घर के सभी मेंबर से पुनीत परिंजा मिले। अजय सिंह के पिता चरणजीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव से पहले 29 मई को उनके घर आए थे। उस वक्त तक परिवार को 50 लाख रुपए मिल चुके थे। इसके बाद जून में 48 लाख रुपए और मिले। कुल करीब 1 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। चरणजीत सिंह ने कहा उन्हें यह नहीं मालूम ये पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है, राजनाथ सिंह ने भेजा है, लेकिन पैसा तो मिला। जो राजनाथ सिंह ने जो क्लेम किया कि 98 लाख आया है, क्या वो आ गया है आपके पास? हाँ जी, वो तो आ गया।
अच्छा 50 लाख एक आ गया था पहले, तो 10 तारीख को 48 लाख 10 तारीख को आया। 48 ICICI बैंक में इंश्योरेंस का आया 50 लाख। ना जाने इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा, ना जाने केंद्र ने, ना हमें पैसा मिल गया। अच्छा 1 करोड़ के नजदीक मिल गया लगभग। अच्छा मिल गया वो। हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। इसके बाद अग्निवीर अजय सिंह की बहन बख्शी कौर ने भी कहा उन्हें सेना से कोई शिकायत नहीं है। भाई की शहादत के बाद सेना हर वक्त परिवार के साथ खड़ी रही। भाई का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। परिवार की मदद की गई। जब भी जरूरत पड़ी तो एक फोन करने पर उन्हें मदद पहुंच गई। इसके बाद बख्शू कौर ने इस बात को कंफर्म किया कि 50 लाख रुपए उनकी मां के अकाउंट में 3-4 महीने पहले ही आए थे, जबकि 48 लाख रुपए 10 जून को क्रेडिट हुए। वो धीरे धीरे पैसा आ रहा है, ठीक है सर, हमें तो पता नहीं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, हमें जितना आता है हम बता देते हैं, हमें कोई वो नहीं है। ठीक है सर। एसग्रेशिया भी आया कुछ? हाँ जी, एसग्रेशिया अमाउंट भी कुछ आया और पैसा भी आना है अभी, ऐसा जो है वो सामने? सानू देखो सर, जो हमारे अकाउंट में आता है हम बता देते हैं, जो नहीं आएगा हम कैसे पहली रकम कब, पहली किस्त कब आई? 1 करोड़ रुपया देते हैं। हमें क्या पता भी वो 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट सरकार देती है, जहाँ आर्मी हमें तो आर्मी वालों ने भेजा, हम तो आर्मी वालों का नाम ले रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भेजा है या किसने भेजा, हमें क्या पता कौन भेजेगा। हमें आर्मी वालों ने दिया है। हाँ जी। तो पहली जो अमाउंट है वो कब आई थी आपके पास? पहली अमाउंट तो 3-4 महीने पहले आई थी, वो भी वो जो इंश्योरेंस होता है उसका क्लेम। हाँ, दूसरी अमाउंट? दूसरी अमाउंट जून में आई थी 10 तारीख को। कितने? भारत के वीर शहीद अजय सिंह के केस को लेकर 3-4 बातें साफ हैं। एक तो सबके मन में अग्निवीर शहीद अजय सिंह के परिवार के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव होना चाहिए। इस परिवार ने अपना इकलौता बेटा देश पर न्यौछावर किया है। दूसरी बात, इस बलिदान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, न हो सकती है। इसे रुपए पैसों से कभी कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता। शहीद अजय सिंह के परिवार की जो भी सहायता की जा रही है, उसे देश का इस परिवार के प्रति कृतज्ञता का भाव मानना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस परिवार को करीब 1 करोड़ की राशि मिली है, कुछ राशि अभी मिलना बाकी है। चौथी बात है कि देश के प्रति एक सैनिक का बलिदान राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहीद को कितना कॉम्पनसेशन मिला, इसकी चर्चा संसद में हुई। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने राहुल गांधी को जानकारी दी, उन्होंने राहुल गांधी को यही बताया कि परिवार को सहायता की राशि नहीं मिली। संसद में जब राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को इन्फॉर्म किया कि 1 करोड़ रुपए दिया गया है, तब भी राहुल गांधी यही कह रहे थे कि परिवार वाले कुछ और बता रहे हैं। लेकिन आज जब आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, 1 करोड़ की सहायता कब और कैसे दी गई, ये एक्सप्लेन कर दिया गया, तो सबको इस पर भरोसा करना चाहिए। शहीद के लिए क्या करना है, कितना कॉम्पनसेशन देना है, उनके परिवार को किस तरह की सहायता देनी है, ये काम हमारी फौज का है और उसके प्रति किसी को कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारी फौज के प्रति लोगों के मन में जो भरोसा है, जो विश्वास है, उस पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं। न जाने कितने वीर जवान देश के लिए शहीद हुए हैं और हमारा देश इस त्याग और बलिदान के प्रति हमेशा आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आज झारखंड में एक बार फिर सरकार का चेहरा बदल गया। चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन ने आज अकेले शपथ ली, उनके साथ किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली। शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी जल्दीबाजी में हुआ। पहले तय हुआ था कि शपथ ग्रहण 7 जुलाई को होगा। ये बात जेएमएम के महासचिव ने कंफर्म भी की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद खबर आई कि हेमंत सोरेन आज ही शपथ लेंगे, 5 बजे समारोह होगा। इसके बाद राजभवन में छोटा सा 10 मिनट का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी पत्नी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस और जेएमएम के कुछ नेता भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने कहा वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, क्योंकि झारखंड में चुनाव करीब हैं।
वक्त कम है, काम ज्यादा है। हेमंत सोरेन ने कहा उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा गया, इससे सरकार के काम की गति धीमी हुई, झारखंड के लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन वो पूरी मेहनत करेंगे जिससे अधूरे कामों को पूरा कर सकें। बैट बॉल सब लेके तब तैयार है, पैड वैड पहन के तैयार है सब, बस बहुत जल्दी। सरकार की जो जिम्मेवारी, सरकार जिस कारणों से बनती है, जिसके लिए इनका दायित्व होता है, जिसके लिए शपथ ली जाती है, उन शपथों को हम अक्षरशः पूरा कर पाएं, पूरा करने का प्रयास करें। और अभी हमारे मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और उसके बाद सभी चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी क्या, अभी तो आप लोगों को मालूम ही है, सरकार बनने के बाद प्राकृतिक आपदा से लेके एक आर्टिफिशियल आपदाएं भी आई, राजनीतिक आपदाएं भी आई, कई उथल पुथल चीजें होती रही। इसके बावजूद हमारा महागठबंधन की ये सरकार बिल्कुल निरंतर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा है। अब चूंकि एक सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी साल है और इस समय बहुत सारे चीजें एक साथ आएंगी, उन सभी चीजों को एक साथ कैसे हम लोग बेहतर तरीके से संभालें, इस पर हम लोग काम। आज चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, इसकी कसक उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। वो ज्यादा नहीं बोले, सिर्फ इतना कहा कि हेमंत सोरेन को बधाई, उम्मीद है हेमंत सोरेन उनकी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, उनके अधूरे कामों को पूरा करेंगे। हेमंत बाबू को आज नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देता हूँ। सर, आपने जिस काम को आगे बढ़ाया, हेमंत जी से कितना उम्मीद उसे पूरा करें? पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद। चूंकि हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले अपनी भाभी सीता सोरेन के बजाय चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया था, इससे नाराज होकर सीता सोरेन ने अपनी बेटियों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आज भाभी सीता सोरेन ने कहा कि चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन ने एक ईमानदार आदिवासी नेता का अपमान किया है, इसका जवाब झारखंड की जनता जरूर देगी। हेमंत जी को देखना चाहिए था कि अब 3 या 4 महीना बाकी है अगले इलेक्शन को, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब 3-4 महीना अगर कंटिन्यू कर ही देते तो क्या दिक्कत हो जाता। अब ऐसे बीच में सरकार, फिर एक सरकार जा रही, एक चेहरा जा रही है और दूसरा चेहरा आ रहा है। ये खेल तो एक तरह से बोला जाए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपई जी जो है कि पुराने जेएमएम के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और इसमें कोई शक नहीं कि वो कई महीने जेल में रहकर आए हैं। जनता की सहानुभूति उनके साथ है। उन्हें जेल में रखने का नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन अब चंपई सोरेन का रुख झारखंड की राजनीति की दिशा तय करेगा। राजनीति बहुत क्रूर होती है। आज चंपई सोरेन के चेहरे पर चमक गायब थी। सीता सोरेन ने यह कहकर चिंगारी को भड़काने की कोशिश की कि एक ईमानदार आदिवासी नेता को अगर 4 महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और रहने देते तो क्या बिगड़ जाता। अब बीजेपी इस आग में और घी डालेगी। अगर चंपई का रुख थोड़ा बहुत बदला तो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 बेगुनाह लोगों की मौत के केस में
आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन आज तेज हुआ। सत्संग के 6 आयोजकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 महिलाएं भी हैं, लेकिन इस सत्संग का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हालांकि एफआईआर में अभी तक उस फर्जी बाबा का नाम नहीं है। वैसे भी बाबा अभी तक सामने नहीं आया है। उसके सभी आश्रमों में ताले लगा दिए गए हैं, सेवादार गायब हो गए हैं और पुलिस इस फर्जी बाबा की तलाश कर रही है। आज अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने बताया कि जिन 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, इसमें एक आरोपी का नाम राम लड़ैत है, जो मैनपुरी का रहने वाला है। दूसरे का नाम उपेंद्र सिंह यादव है, जो फिरोजाबाद का है, और बाकी चारों हाथरस के ही हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। ये सभी लोग इस फर्जी बाबा के सेवादार हैं, सत्संग के आयोजक हैं, और जिस वक्त भगदड़ मची ये सब मौके पर मौजूद थे, लेकिन घटना के तुरंत बाद ये सब के सब मौके से फरार हो गए थे। आईजी शलभ माथुर से पूछा गया कि अब तक सत्संग करने वाले फर्जी बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला गया। इस पर आईजी ने कहा, कार्यक्रम की परमिशन बाबा के नाम पर नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस पहले आयोजकों के खिलाफ एक्शन ले रही है। जांच में अगर कुछ तथ्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो बाबा के खिलाफ भी एक्शन होगा। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी। उनकी पूछताछ के अंदर अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। फर्जी बाबा के सत्संग में भक्तों को वीडियो बनाने से रोकने की जो बात आईजी शलभ माथुर ने बताई, उसके सबूत सामने आए हैं। इस तरह के कई वीडियोस इंडिया टीवी को मिले हैं, जिसमें फर्जी बाबा की सेना के गार्ड्स भक्तों को वीडियो बनाने से रोक रहे हैं और भद्दी भद्दी गालियां भी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो हाथरस में ढोंगी बाबा के सत्संग से ठीक पहले की हैं, जिसमें आपको हजारों लोगों की भीड़ नजर आ रही है और इस भीड़ को कंट्रोल करने वाले बाबा के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी दिख रहे हैं। जहां जहां से इस बाबा के भक्त गुजर रहे थे, उस पूरे रास्ते पर बाबा के प्राइवेट गार्ड लाइन में खड़े थे। जो भक्त फोन से वीडियो बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, उसे गार्ड गालियां देकर फोन बंद करने को कहते हैं। बताया जा रहा है क्योंकि सत्संग में सिर्फ 80,000 लोगों के आने की परमिशन थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, इसलिए बाबा के प्राइवेट गार्ड वीडियो बनाने से रोक रहे थे ताकि किसी को अंदाजा ना हो कि भीड़ कितनी थी। इसके अलावा आज एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जो हाथरस में भगदड़ के तुरंत बाद का है। ये सीसीटीवी वीडियो हादसे वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर का है और इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 जुलाई की दोपहर 1:40 के बाद बाबा नारायण साकार का काफिला तेजी से गुजर रहा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर पवन नारायण ने बताया कि यह वीडियो भगदड़ मचने के सिर्फ 3-4 मिनट बाद का है, जिसमें बाबा के काफिले के आगे कुछ बाइक्स चल रही हैं, जिनमें बाबा के सुरक्षाकर्मी हैं, और उसके बाद काफिले की गाड़ियां हैं, जिसमें से एक गाड़ी में ये बाबा नारायण साकार हरि खुद सवार था। ये बाबा फिलहाल कहां है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस ने जब इस फर्जी बाबा की कॉल डिटेल्स चेक की तो पता चला कि घटना के करीब 1 घंटे के अंदर बाबा के पास सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया था। करीब 2 मिनट तक बाबा और देव प्रकाश मधुकर के बीच फोन पर बात हुई और इसके बाद बाबा के फोन की लोकेशन मैनपुरी में मिली थी और इस दौरान बाबा नारायण सरकार की 3 लोगों से बात हुई थी। शाम 4:35 के बाद बाबा का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद से फोन लगातार बंद है। हालांकि आज नारायण साकार के वकील एपी सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि बाबा को इस घटना का बहुत अफसोस है, वो पीड़ितों के साथ हैं और जब भी पुलिस उन्हें बुलाएगी वो जरूर सामने आएंगे।
इस घटना की भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी नारायण साकार हरि भी चाहते हैं, उन्होंने ऐसा मैसेज दिया है और मृतकों के परिवार से संवेदना व्यक्त की है और साथ में जो इंजर्ड के परिवार हैं उनके साथ आगे जो भी जिस तरह की भी आवश्यकता हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वाहन व्यवस्था है, जो भी है वो सारी करने की बात है। बाबा सामने क्यों नहीं आ रही? इतना बड़ा घटना हो गए, 125 लोग चाहिए था उनके सामने। हम न्यूज़ चैनल पे नहीं आते, यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया नहीं, किसी को कभी इंटरव्यू दिया नहीं, कभी किसी अखबार को इंटरव्यू नहीं दिया। पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पुलिस जब चाहेगी बुलाएगी, पहुंचेंगे। वो कानून में विश्वास करते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई है। इस घटना को लेकर यूपी की पुलिस एक्शन ले रही है, लेकिन इस मामले में राजनीति भी हो रही है। विपक्षी दल योगी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस में जो कुछ हुआ उस पर सरकार लीपापोती करने में जुटी है। हाथरस में भीड़ की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर इसे लेकर प्रशासन ने तैयारी की होती तो ऐसी दुखद घटना नहीं होती। जांच क्या चल रही है? आपके कैमरों ने बहुत अच्छी जांच की, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो आपके कैमरों से तस्वीरें आई हैं, अगर उसी पर सरकार कुछ निर्णय ले ले, सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। कितनी जान गई हैं वो भी आप नहीं बताओगे, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठप हो गई, ये सरकार चाहती ध्यान हट जाए। बस जो असली मुद्दा है, जहां प्रशासन की जिम्मेदारी थी और सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिरकार क्या कर रहे हो आप? जाने आप कब गए? जब घटना हो गई। आपने उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों को पहले क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लोग इकट्ठे ना हो जाएं? आगे क्या जिम्मेदारी बनती थी? तो सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती सरकार। अखिलेश यादव इस हादसे के लिए सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। रामगोपाल ने कहा यह सिर्फ हादसा है, जो लोग इसके पीछे साजिश की बात कह रहे हैं वो गलत है। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। हाथरस से इस घटना को बहुत संवेदनशील तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। हाथरस में जो हादसा हुआ वो भयानक है, दर्दनाक है, तकलीफ देने वाला है। 121 घरों में मातम है। ऐसे हादसे पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सभी पार्टियों के नेता एक साथ मिलकर उन परिवारों को सांत्वना दें जिनके साथ खड़े होने की जरूरत है। वो लोग जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है, छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से जल्दी जांच करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करे जिनकी लापरवाही के कारण ये दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, और फिर उन्हें सजा दिलाए। ऐसे सबूत हासिल करे कि अदालत में ये केस पूरी तरह से साबित हो सके। बिहार में आज फिर एक ब्रिज गिर गया। पिछले 2 हफ्तों के दौरान बिहार में ब्रिज गिरने का ये 10वां मामला है। आज सारण जिले की सरैया पंचायत में गंडक नदी पर बना पुल टूट गया। हालांकि इस हादसे के वक्त पुल पर किसी तरह की आवाजाही नहीं थी, इसलिए कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। इस मामले में जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये छोटा सा पुल 25 लाख रुपए की लागत से 5 साल पहले 2019 में बना था। ब्रिज टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट गया, और हैरानी की बात है कि सारण जिले में ब्रिज टूटने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 2 दिनों में सारण में गंडक नदी पर बने 3 पुल गिर चुके हैं। एक ब्रिज 2004 में बना था, जबकि दूसरा ब्रिज 1984 में बना था। क्योंकि लगातार ब्रिज गिरने की खबरें आ रही हैं, इसलिए विपक्ष को मौका मिला। तेजस्वी यादव ने कहा कल 3 जुलाई को 5 पुल टूटे, आज फिर एक पुल टूट गया, लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। तेजस्वी को जवाब दिया नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी ने कहा, जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो पीडब्ल्यूडी से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग खुद तेजस्वी के पास था। उन्होंने उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया? अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार है, वो बहानेबाजी बंद करें और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। लगातार एक के बाद एक निर्माणाधीन पुलों का गिरना, उद्घाटन से पहले गिर जाना, तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कमजोर निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया है और भ्रष्टाचार हुआ है। और दुर्भाग्य यह है कि इतनी घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर क्यों? एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसके बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी सामने आए। सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी के लोग चिंता न करें, इस मामले में बिहार सरकार पूरी सख्ती के साथ जांच करवा रही है, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं। सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो दोषी अफसर हैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। बिहार से बार बार ब्रिजेस गिरने की खबर आ रही है, पुल टूट रहे हैं, ये चिंता की बात है। और एक सवाल सबके मन में है, आखिर बिहार में ही पुल अचानक क्यों गिर जाते हैं? अफसरों का कहना है कि जो ब्रिज गिरे हैं उनमें से ज्यादातर 30-40 साल पुराने थे, मेंटेनेंस की कमी थी, इस कारण ये गिर गए। अब ये बात समझ में आ सकती है कि मेंटेनेंस की कमी थी, लेकिन अफसरों को यह बताना पड़ेगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज ब्रिटेन में गहमा गहमी का माहौल है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है। ब्रिटेन के लगभग 5 करोड़ वोटर आज पार्लियामेंट की 650 सीटों के लिए वोट डाल रहे हैं। सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होगी। मुख्य मुकाबला मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी लेबर पार्टी के बीच है। लेबर पार्टी के नेता केयर स्टार्मर हैं। इस चुनाव में लेबर पार्टी की भारी बहुमत से जीत हासिल करने की संभावना जताई जा रही है। ओपिनियन पोल इसी तरफ संकेत कर रहे हैं। भारत की तरह ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के मेंबर्स अपना नेता चुनते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि लेबर पार्टी के जीतने पर केयर स्टार्मर ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से पावर में है और इस दौरान ऋषि सुनक समेत 5 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वैसे तो पार्लियामेंट का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होने वाला था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने 30 मई को अचानक पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था। आशंका जताई जा रही है कि ऋषि सुनक की पार्टी इस बार चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें हार जाएगी और अगर यह होता है तो कंजर्वेटिव पार्टी की ब्रिटेन के इतिहास में यह सबसे बड़ी हार होगी। खुद ऋषि सुनक के चुनाव जीतने पर भी सवाल उठाए गए हैं। ब्रिटेन के वक्त के मुताबिक वोटिंग आज रात 10 बजे पूरी होगी और उसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कल सुबह तक नतीजे आने की उम्मीद है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। फिलहाल आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।